केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर होगा मतदान। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल पूरा। मंत्रिमंडल विस्तार में 1 को कैबिनेट मंत्री और 7 को दिया गया स्वतंत्र प्रभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ को किया संबोधित। कहा, 2047 के विकसित भारत के रोड मैप में स्टार्टअप्स की है बड़ी भूमिका। और पंचकूला में 22 मार्च तक हो रही है विशेष बच्चों की राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता। 15 राज्यों के खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में दिखा रहे हैं अपना कौशल। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब आज से सभी दलों के प्रत्याशी नामांकन भर सकेंगे। 27 मार्च तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को पूरा हो रहा है। चुनाव 7 चरणों में होंगे और सभी सीटों के लिए मतों की गिनती 4 जून को होगी। 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड व राजस्थान सहित 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके अलावा नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा में भी वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार में भी वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में भी चुनाव होंगे। 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी बीच पत्रकारों के लिए एक अच्छी खबर आई है। चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला करते हुए मीडिया के लोगों को अति आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। आयोग के इस फैसले के बाद चुनाव के दौरान ड्यूटी कर रहे पत्रकारों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का अधिकार मिल गया है। दिल्ली में मीडिया कर्मी जो मतदान के दिन कवरेज के लिए आयोग के द्वारा अधिकृत हैं, वो डाक मत पत्र के माध्यम से अपना वोट डालने का विकल्प का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा मीडिया कर्मी उस संसदीय क्षेत्र से संबंधित डीईओ, आरओ के कार्यालय से फॉर्म 12D प्राप्त कर सकते हैं, जहां वो मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हैं। चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए घोषणा करते हुए पत्रकारों से ये वायदा किया था। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने आज मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य की राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रत्याशियों व राजनीतिक पार्टियों को इसकी पालना करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करेगा, उसी दिन से उसकी चुनावी खर्चे की गणना आरंभ होगी। उसके लिए उम्मीदवारों को अलग से बिल खाते का ब्यौरा देना होगा। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रतिभूति राशि 25,000 तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 12,500 रुपये होगी। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र भरते समय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को फॉर्म 26 एफिडेविट के रूप में भरकर देना होगा, जिसे नोटरी या क्लास 1 मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाना होगा। स्टार कैंपेनर के लिए वाहन के उपयोग के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी। आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए जींद राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने आमजन को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए आज एक रैली निकाली। इस दौरान छात्रों ने शहरवासियों को बताया कि हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान करना आवश्यक है। इसके लिए अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। महाविद्यालय के छात्रों ने बताया कि सभी लोगों को चुनाव के दौरान बिना किसी भेदभाव, जात पात, धर्म से ऊपर उठकर अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आज हमने प्रयास किया है कि चुनाव में मतदान का प्रतिशत कैसे अधिक हो। इसके लिए आमजन को जागरूक किया गया है। आसपास के जो भी क्षेत्र है हमारे कॉलेज के आसपास के, हमने सभी को जागरूक किया कि मतदान कितना जरूरी है। ये 5 साल में एक ही उत्सव आता है जिसके द्वारा हम अपनी सरकार को चुन सकते हैं, और इसलिए हमने जो भी आसपास के क्षेत्र है उनमें सभी को जागरूक किया कि अपना वोट का अधिकार का प्रयोग करते हुए
जरूर वोट देने जाए। आसपास के लोगों को जागरूक किया कि वोट का क्या महत्व है और हमें वोट क्यों देना चाहिए। वैसे तो कह देते हैं कि सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, लेकिन जब तक हम खुद सही नहीं होंगे तो क्या फायदा। हम खुद तो वोट देने जाते नहीं है, किसी के पास टाइम होता नहीं, और फिर कहते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया हमारे लिए, वो नहीं किया। तो सबसे पहले हमने आज सबके आसपास के लोगों को ये जागरूक किया कि वोट देना बहुत जरूरी है, उसके लिए टाइम जरूर निकालें। हम हमारा वोट का सही प्रयोग जब करते हैं, जब हमारे मतलब सही जो सरकार हम चुन सकते हैं। बहुत से कहते हैं कि सरकार अच्छी नहीं है, सरकार अच्छी नहीं, लेकिन अच्छी सरकार तो अच्छी है, लेकिन वोट का प्रयोग अच्छा करो ना। एक अच्छा वोट का प्रयोग हमारे एक अच्छा निर्णय लेने में हमारी बहुत मदद करता है। वोट हम 18 वर्ष की जब आयु पार कर लेते हैं तो हमारा ये जो वोट है, जैसे कि मतदान, वो बनता है। हमारा जो वोट है वो हमें एक मजबूत बनाता है और सही सरकार चुनने के लिए हमें प्रेरित करता है। जींद के चुनाव प्रभारी एवं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्यवान मलिक ने बताया कि हमारा लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसी कड़ी में लोगों का मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए आज छात्रों ने शहर में जागरूकता रैली निकाली है। लोकसभा चुनाव के लिए उसको मतदान करने के लिए शिक्षित करना और साथ में उसको जागरूक करते हुए उसकी भागीदारी को बढ़ाना, ताकि जो हमारा प्रतिशत रहता है लोकसभा चुनाव में लगभग 67-68% मुश्किल से जा पाता है जिला जींद का, उसको हम बढ़ाकर 80% या उससे भी ऊपर ले जाएं। हमारा हर एक मतदाता वोट डालने जाए, ये हमारा अधिकार भी बनता है और कर्तव्य भी बनता है कि हम फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन में बढ़ चढ़कर भाग लें। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कैथल से अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी के कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और भय मुक्त सरकार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। कुरुक्षेत्र की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। कुरुक्षेत्र से ही गठबंधन के युग की शुरुआत होगी। पूरे हरियाणा में इंडिया गठबंधन लोकसभा की सभी 10 सीटें जीत रहा है। अब कुरुक्षेत्र की जनता मन बना चुकी है यहाँ से बदलाव के लिए। कुरुक्षेत्र से जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो एक युग का अंत हुआ था। मुझे पूरा विश्वास है कुरुक्षेत्र से शुरुआत होगी, भारतीय जनता पार्टी के युग का समाप्ति होगी और इंडिया गठबंधन का युग आएगा। हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, हरियाणा में 10 के 10 सीटें इंडिया गठबंधन के जीत रहे हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर जहाँ मैं बात करता हूँ, मुझे एक बात याद आती है कि एक जो महिला कपड़ा खरीदने के लिए दुकान पे जाती है तो कपड़ा खुलवाती है, फिर कहता है ये पसंद नहीं, दूसरा ये पसंद नहीं, दूसरा ये पसंद नहीं, दूसरा। भारतीय जनता पार्टी ने भी अनेकों चेहरे सोशल मीडिया के माध्यम से कुरुक्षेत्र के अंदर उतारे और कुरुक्षेत्र की जनता ने कहा नहीं, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। इनको कोई चेहरा मिल नहीं रहा, कपड़े के थान की तरह अपने कैंडिडेटों को बदल रहे हैं। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो मन कुरुक्षेत्र की जनता ने बनाया, भगवान श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जचपा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हम लोकसभा के चुनाव को विधानसभा चुनाव का ट्रेलर मानकर चलेंगे। जचपा के 5 विधायकों की नाराजगी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम में नेता पार्टियां बदलते रहते हैं। अगर 2 नेता जाएंगे तो 4 नेता पार्टी में शामिल भी होंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4.5 साल गठबंधन बिना किसी परेशानी से चला। मुझे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बहुत कुछ सीखने को मिला है। संगठन की कार्रवाई जो भी होनी है शैक्षणिक तौर पर होगी। नाराजगी तो कईयों की होती है, कई वापस भी आ जाते हैं। आज रह गए थे, 2 आ गए, 3 रह गए, 3 में से कोई एक आधा और आ जाएगा, एक आधा चला जाएगा। राजनीतिक तौर पे आज से 2 महीने पहले मैंने विधानसभा में कह दिया था कि मौसम आ गया, अब कई आएंगे कई जाएंगे। बड़े अच्छे तरीके से प्रदेश की सरकार को चलाया, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। और ये हमारे संस्कार है, शायद आपके भी घर में सिखाए हो बड़ों ने कि अगर रिश्ते अच्छे रहे तो किसी का धन्यवाद करना, आभार करना जरूरी हो। मैं तो सिर्फ संस्कारी तौर पर उनका थैंक यू बोल के आया और मुझे लगता है कि उनका जो अनुभव मेरे साथ रहा है, मेरा उनके साथ रहा है, एक दूसरे से हमने बहुत कुछ। उधर प्रदेश के पूर्व संसदीय सचिव और 3 बार के विधायक रह चुके रामपाल माजरा की इंडियन नेशनल लोकदल में वापसी हो गई है। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने
चंडीगढ़ में माजरा का पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने इनेलो का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा भी की गई। अभय सिंह ने माजरा का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि आज हमें दोबारा से वे अपना आशीर्वाद देने आए हैं। वहीं अभय सिंह चौटाला को अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी, जान का खतरा बताते हुए उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में Z+ सुरक्षा की मांग की थी। फिर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हम सब इनका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो सबकी एक इच्छा थी, हमारी नहीं बल्कि पार्टी के, हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उन सब की एक इच्छा थी कि माजरा जी को फिर से बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में सौंपी जाए, कि पार्टी के प्रदेश की कमान अब माजरा जी को सौंपी जाए। आज हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वहीं हम सब इनके नेतृत्व में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इस साल आयोजित होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तारीख में बदलाव करने का फैसला किया है। पहले 26 मई को प्रस्तावित ये परीक्षा अब 16 जून को आयोजित की जाएगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा एवं अन्य अधिकारियों का चयन करने के लिए यूपीएससी प्रतिवर्ष 3 चरणों प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराता है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं मुख्य परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। देश में लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर में 7 चरण में लोकसभा चुनाव होगा और 4 जून को मतगणना होगी। इसी बीच सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा CUET UG भी होना है। परीक्षा की तारीख में बदलाव को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं। इस बीच UGC चेयरमैन जगदीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के कारण CUET UG की तारीखों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा CUET UG पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 मई से 31 मई के बीच आयोजित कराएगी। परीक्षा के दौरान आम चुनाव के लिए 2 मतदान की तिथि 20 और 25 मई आ रही है। UGC अध्यक्ष ने कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च के बाद पंजीकृत छात्रों की संख्या और उनकी भौगोलिक स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इस जानकारी और मतदान तिथियों के आधार पर CUET UG की परीक्षा की तिथियां तय करेगा। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का कल मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। चंडीगढ़ राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल हैं। शपथ लेने वाले इन मंत्रियों में सबसे पहले हिसार के विधायक कमल गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री के रूप में संस्कृत में शपथ ली। उसके बाद बड़खल से विधायक सीमा त्रिखा ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली। इनके अलावा पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से महिपाल ढांडा, अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल, नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव, थानेसर से विधायक सुभाष सुधा, भवानी खेड़ा से विधायक विशंबर वाल्मीकि और संजय सिंह ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली। मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे बाबूजी मनोहर लाल जी का बहुत बहुत मैं हृदय तल से धन्यवाद करता हूं। पार्टी संगठन का समूचे का धन्यवाद है। मुझे ऐसे छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर बड़ा विश्वास दिखाया है और कोशिश करेंगे जिस विश्वास को लेकर जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उसको पूरा करेंगे। मैं सबसे पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, फिर हरियाणा सरकार के तमाम विधायकों का, हरियाणा सरकार के नेतृत्व का, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, श्री नायब सैनी जी जो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, और सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। फरीदाबाद की तमाम जनता जिसने एक एक वोट दे करके मुझे यहाँ तक भेजा, इन सब का आभार व्यक्त करती हूँ। और एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में दायित्व जो है वो जिम्मेवारी होती है और काम करने वाले को
सिर्फ काम दिखता और कोई चीज़ नहीं दिखती। तो जैसी जो जिम्मेवारी मिलेगी उसको उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। किसी भी मंत्री की प्राथमिकता जो सरकार की प्राथमिकता होती है वही होती है, और जो प्राथमिकता सरकार की होगी, जो माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे लिए प्राथमिकताएं सेट करेंगे उनके मुताबिक काम करेंगे। देखिए, लोकसभा इलेक्शंस की हमें कोई चिंता नहीं है। सरकार की, हमारी पार्टी की 10 में से 10 सीटें जीतेंगे। हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं उनका नेतृत्व ही इतना मैं कहता हूं कि ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु इज़ टोटली डेडिकेटेड टू द नेशन। इससे पहले 12 मार्च को सीएम नायब सिंह सैनी समेत 5 विधायक कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल, बनवारी लाल और रणजीत सिंह कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। इसके साथ ही हरियाणा में सीएम समेत 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल अब पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उद्यमियों और सभी हितधारकों को संबोधित किया। स्टार्टअप महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप इवेंट है। इस विशाल संगम में सभी राज्यों से 3000 से अधिक प्रतिनिधि, 3000 भावी उद्यमी और 50,000 व्यावसायिक आगंतुक शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के रोडमैप में इस स्टार्टअप महाकुंभ की बड़ी भूमिका है। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। पीएम ने यह भी कहा कि एक जीनियस एलिमेंट है जिसके कारण ये स्टार्टअप सफल हो जाते हैं। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया। हमने बिल्कुल उसका बाल वाटिका शुरू की, अटल टिंकरिंग लैब। टियर 2, टियर 3 शहरों के नौजवानों के लिए भी अपने आइडियाज को इंक्यूबेट करने की सुविधा मिलने लगी। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है ये एक सामाजिक कल्चर बन गया है। उन्होंने कहा कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व देश के छोटे शहरों के युवा भी कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस और यहाँ तक कि योग और आयुर्वेद के स्टार्टअप भी शुरू हो चुके हैं। इवन मैंने देखा योगा में स्टार्टअप शुरू हुए, आयुर्वेद में स्टार्टअप शुरू हुआ, और एक दो नहीं, मैं रुचि लेता हूं तो देखता रहता हूं। 300, 400 की संख्या में है। स्पेस जैसे सेक्टर में जो कि हमने अभी कुछ ही समय पहले ओपन अप किया। पहले तो सरकार में जैसा स्वभाव रहता है जंजीरें बांध देना, और मेरी पूरी ताकत जंजीरें तोड़ने में लगी रहती है। स्पेस में 50 से अधिक सेक्टर्स में भारत के स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऑलरेडी हमारे स्टार्टअप स्पेस शटल लॉन्च करने लगे हैं जी। स्पेशल ओलंपिक भारत हरियाणा द्वारा पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 18 से 22 मार्च तक विशेष बच्चों की राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इसमें 15 राज्यों के लगभग 147 खिलाड़ी साइकिलिंग की विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना कौशल दिखा रहे हैं। इस प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए अपना दावा पेश करेंगे। स्पेशल ओलंपिक भारत हरियाणा के एरिया डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को खेलों के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। बौद्धिक दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए वर्ष भर में 16 समर कैंप्स व 18 विंटर गेम्स आयोजित होते हैं। अभी हाल ही में जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक खेल हुए थे, जिसमें भारत के खिलाड़ियों ने 72 स्वर्ण पदक जीते। 1987 से शुरू हुए स्पेशल ओलंपिक ने देश को अब तक 1500 बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। उन्होंने सभी अभिभावकों से बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों को खेलों से जोड़ने की अपील की। खेलों से इन बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और 8 विंटर गेम्स खेलते हैं।
अभी हाल ही में हमारा जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स हुआ था, जिसमें हमारे खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसमें 72 गोल्ड मेडल्स वो लेके आए, जो हमारे देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। आज हम यहाँ साइकिलिंग नेशनल चैम्पियनशिप के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसमें 15 स्टेटों से हमारे लगभग 147 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं, जो अगले 3 दिनों में स्किल्स, जो साइकिलिंग की स्किल्स अपना शो करेंगे। और वो 2 कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे। कैटेगरी 1 में हमारा 500 मीटर की रेस, 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की रेस होंगी। उसके अलावा कैटेगरी 2 में 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की रेसेस होंगी, जिसमें ये सभी प्रतिभागी भाग लेंगे और आने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए अपना दावा पेश करेंगे। गुरुग्राम के नील, चंडीगढ़ की प्रगति व दिल्ली की शिवानी ने बताया कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी पदक जीत चुके हैं और वो इसका श्रेय अपने अभिभावकों व प्रशिक्षक को देते हैं। अच्छी लगती है। मैं साइकिलिंग 5 साल से चला रहा हूँ और साइकिल में मेरे माता पिता ने मुझे प्रेरणा दी थी साइकिलिंग से। और मैं साइकिलिंग में कई देश गया हुआ हूँ, जर्मनी गया हुआ हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हुआ हूँ। और जर्मनी में मैं 2 मेडल आया था। मेरी सपना मैम ने बोला था साइकिलिंग करने से आगे बढ़ो, और पेरेंट्स ने भी बोला था साइकिलिंग करने से आगे बढ़ो और हेल्थ का ध्यान रखो। 2016 से चला रही हूँ साइकिलिंग और 3 गोल्ड मेडल लाई थी जर्मनी से और बहुत अच्छा लगता है। मेरे दोस्तों ने बोला था कि साइकिलिंग चलाने के लिए वो मोटिवेट किया था पूरा। दोस्त बोलते थे कि साइकिल चलाता है कि तब मैं बोलती थी अभी मेरा मन नहीं है, पर दोस्तों की मोटिवेट की वजह से मैं साइकिल चलाना शुरू किया था। हिसार स्थित श्री श्याम मंदिर में 3 दिवसीय प्रसिद्ध फाल्गुन मेले की कल से शुरुआत हुई। कलकत्ता से आए कलाकारों ने मंदिर को मनमोहक रूप से सजाया है। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु श्री श्याम मंदिर पहुंच रहे हैं। देर रात तक भजन कीर्तन में भी बड़ी संख्या में लोग भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि तीनों दिन मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुले रहेंगे। इस फाल्गुन मेले की मान्यता है कि श्री श्याम बाबा स्वयं भक्तों के बीच उपस्थित रहते हैं। 3 दिन चलने वाले इस मेले में खीर, चूरमा, हलवा व फल का प्रसाद बांटा जा रहा है। इस मेले की मान्यता है श्याम बाबा स्वयं प्रकट होते हैं फागुन मेले के अंदर, सबको दर्शन देते हैं। 11 को व्रत रखा जाता है, उसमें अन्न का भोग नहीं रखा उसके अंदर, सिर्फ फ्रूट का, ड्राई फ्रूट का भोग। 3 दिन के अंदर पूरा प्रसाद की व्यवस्था है। छोले हलवा बटा है, खीर बटी है, कल ड्राई फ्रूट का 11 को और फल फ्रूट का प्रसाद है। परसों बार उसको भंडारा चलेगा और खीर और चूरमे की छावनी लगेगी। मेला देखने पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि हर साल इस मेले में श्री श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। श्याम बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कानपुर से पहुंचे श्रद्धालु ने बताया कि मंदिर की साज सज्जा शानदार की गई है। मंदिर परिसर में अनुशासन बहुत अच्छा है। मेला जब भी आते हैं और बहुत उत्साह है, लोगों का जगह जगह से रश है। इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं बाबा को देखने के लिए। बाबा इस टाइम स्वयं प्रकट है इस टाइम मेले में, और बाबा 3 दिन के लिए इस टाइम यहीं पर रहते हैं। जहाँ पे भी मेला होता है, दरबार होता है, वहाँ विराजमान है बाबा इस टाइम। और लोगों का उत्साह इतना है कि लोग जगह जगह से यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। हम आते हैं, बाबा ही हमारा सब कुछ करते हैं। सब कुछ बाबा है हमारे, तो सब कुछ बाबा करते हैं। बाबा की कृपा से होता है सब कुछ जो होता है। बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। अभी खाटू धाम भी जाएंगे बाबा के दर्शन करने। परसों हमारे जाएंगे खाटू जी। बाबा ही करते हैं बेड़ा पार सब। बिल्कुल होती है बाबा, बिल्कुल जो मांगो बाबा सब देते हैं। खाटू श्याम मंदिर पे भी गया हूँ, वहाँ पे जयपुर में, लेकिन यहाँ पे जो सजा है वो मतलब माइंड ब्लोइंग। और यहाँ का डेकोरेशन, यहाँ के लोग, यहाँ के जो डिसिप्लिन है, वो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। और मैं खाटू श्याम बाबा के बारे में क्या बोलूँ, बस उनका आशीर्वाद मिल जाए तो। रोहतक के दादा लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय में कल महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध और लैंगिक समानता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने खास तौर पर साइबर अपराध के प्रति सचेत किया। अपने संबोधन में रेणु भाटिया ने आजकल बढ़ रहे साइबर अपराधों के प्रति सचेत किया।
उन्होंने कहा कि साइबर अपराध सिर्फ पैसों का नहीं हो रहा, हर तरह का हो रहा है, इसलिए आमजन को जागरूक होना होगा। आमजन साइबर अपराध का शिकार होने पर इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। साथ ही महिला आयोग अध्यक्ष ने आज के युग में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र बनने की आवश्यकता पर भी बल देते हुए कहा कि महिलाओं को और अधिक मुखर होना चाहिए। जब तक वे खुद अपने अधिकारों और अपनी कीमत का एहसास नहीं करेंगी, समाज में उन्हें यथोचित स्थान नहीं मिलेगा। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेने लगेंगी तो वे वास्तव में सशक्त होंगी। सिर्फ पैसों वाला नहीं, हर तरह का क्राइम हो रहा है, हर तरह का, और हमें उसके लिए अलर्ट होना होगा, अपने आप को जागरूक करना होगा। और आप लोगों को अलर्ट करने के लिए और किस किस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, इसीलिए हम इन अधिकारियों को आपके समक्ष लाते हैं कि वो आपको कन्विंस कर सके, समझा सके। और एक मूल मंत्र आप जिंदगी में अडॉप्ट करें, जो मेरी लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, केवल साइबर क्राइम या किसी और चीज के लिए नहीं, किसी भी गलती के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बैठे मिडिल एज के लोग हो, कोई भी हो, किसी भी गलती के लिए एक बार जिंदगी में कोई गलती हो जाए, गलती से भी गलती हो जाए, उसको रिपीट ना करें। नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में रोक की याचिका लगाई गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि CAA पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 9 अप्रैल को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष 5-5 पन्नों का लिखित संक्षिप्त नोट जमा करवाएं। केंद्र सरकार 8 अप्रैल तक जवाब दे। सुनवाई के दौरान कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील इंदिरा जयसिंह ने इस पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच के सामने भेजा जाए। इस पर कोर्ट ने पूछा कि 238 याचिकाओं में से कितने मामलों में हमने नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन याचिकाओं पर नोटिस जारी नहीं हुआ है, उन पर नोटिस जारी करेंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे में नोटिफिकेशन के लागू होने पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस पर केंद्र के नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने का समय मांगा है। ऐसे में उन्हें समय देना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले से जुड़े असम से संबंधित मामलों की सुनवाई हम अलग से कर सकते हैं। वहीं सुनवाई के दौरान इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर इस दौरान किसी को नागरिकता मिले तो हमें सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आने की अनुमति मिले। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है। बता दें कि 16 मार्च को AIMIM के अध्यक्ष अवैसुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की। 15 मार्च को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा था कि ये मामला कोर्ट में है और सरकार ने इसे लागू कर दिया। उसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई का आदेश दिया। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में कल वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन ने दर्जनों जागरूकता गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने बताया कि शरीर की सफाई के साथ साथ मुंह की सफाई भी जरूरी है। सिविल सर्जन ने जिन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, उन पर दांतों और मुंह के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने वाले पोस्टर और बैनर लगे हुए थे। इस मौके पर दंत चिकित्सा विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर वंदना ने बताया कि लोगों में दांतों और मुंह के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े, इसलिए हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है। दांतों की बीमारी पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है, इसलिए हमें बच्चों को भी इसके प्रति जागरूक करना जरूरी है। साथ ही खाना खाने के बाद ब्रश करना भी दांतों और मुंह को स्वस्थ रखता है। हमने इसको एक जागरूकता अभियान में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि 15 दिन तक मनाया जाएगा। 5 अप्रैल तक हम सभी स्कूलों में, सभी आंगनवाड़ी में, ऑर्फनेजेस में, ओल्ड एज होम्स में, ब्लाइंड स्कूल में, कॉलेजेस में सभी जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे और वहाँ पर बच्चों का एग्जामिन किया जाएगा आंगनवाड़ी सेंटर्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, और जिसको जो तकलीफ होगी उसके लिए उसको मोबिलाइज किया जाएगा ताकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अभी क्या है, लोगों को मालूम ही नहीं है। अभी डेंटिस्ट्री में आजकल एक हम लोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं पिट एंड फिशर सीलेंट। जब बच्चा छोटा है
अगर आप उसके दांतों पे उसकी परत चढ़वा देंगे तो बच्चे को कभी कीड़ा लगेगा ही नहीं। अभी लोगों को मालूम ही नहीं है कि कैसी एडवांसमेंट इंडस्ट्री में हो चुकी है। अब एक होती है नर्सिंग बॉटल केरीज, माँ कहती है बच्चा रो रहा है, बॉटल लगा दीजिए सो जाएगा। माँ को ये नहीं पता वो जो मीठा दूध चिपका रह गया उससे केरीज हो रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने दांतों के लिए, अपने मसूड़ों और अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जागरूक करना है। इसमें दांतों के साथ साथ मसूड़ों की और हमारे मुंह के अंदर जैसे जीभ सबको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। और नहीं तो डेंटल केरीज, पायरिया, अगर इसको प्रॉपर तरीके से नियमित रूप से इसकी सफाई नहीं रखेंगे तो डेंटल केरीज। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।